कंपटीशन हब के बीपीएससी कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है ऐसे का समसामयिक मुद्दा में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण आज की आवश्यकता। ये हिट लिस्टेड टॉपिक है क्योंकि पर्यावरण को जिस प्रकार से मानवों ने दूषित किया है और उसका क्षरण किया है, जिससे कि अभी वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, पानी जल के स्तर कम होना या जीव जंतु के जो भी विविधताएं हैं उसमें कमी आना, बहुत सारे जीवों का विनष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, बहुत सारे। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा यह मानव को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सभी जीव जगत एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम किसी जीव का विनाश करते हैं या फिर किसी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं तो वो मानव को भी प्रभावित करता ही करता है। तो इसको लेकर के यह पॉइंट्स है, पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण आज की आवश्यकता है। अगर हम समय रहते अभी चेतेंगे नहीं, यानी समय रहते हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तो आने वाले समय में जो है मानव बहुत बड़े संकट में पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, टेम्परेचर वायुमंडल का जो है धीरे धीरे बढ़ना, बार बार भूकंप आना, उसके बाद बाढ़ आना, भूस्खलन, ये सब अभी आए दिन चलते रहता है और आते रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह मानव के लिए विनाश का कारण भी बनता है। आपदा जो है मानव के विनाश का कारण भी बन जाता है, और आपदा प्रकृति जनित जो आपदा आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है उसका ही परिणाम होता है। सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर किसी जीव की समाप्ति हो रही है, जैव विविधता समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानव के भी जीवन को वो खतरे में डालेगा। तो ये सब को देखते हुए अभी वर्तमान के युग में हमें पर्यावरण को जो है बचा के रखने की आवश्यकता है। इसके लिए भी सरकार भी पहल कर रही है। चाहे प्रदूषण को ले लें, जैसे हम लोग पेट्रोलियम का यूज करते हैं पेट्रोल, तो उससे बहुत ज्यादा आपके जो भी यातायात के माध्यम से जो पोल्यूशन होता है उससे बहुत ज्यादा आपका वायुमंडल प्रभावित होता है, जो कि आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं लाता है। तो इन सब समस्याओं से दूर पाने के लिए हमें पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण करना ही पड़ेगा। तभी जाकर के आने वाले पीढ़ी जो हमारे जो आएंगे वो फिर इस धरातल पर चैन से रह सकते हैं। नहीं तो आने वाले पीढ़ी या आपके ही पीढ़ी में ये समस्याएं आने शुरू हो जाएगी कि इस धरातल पर सही से बाहर में लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, और यह समस्या जो होगी वह पूरे मानव जाति के लिए कह सकते हैं भयावह होगी। तो इसको लेते हुए यह टॉपिक है। तो यहाँ देखिए जो जो पॉइंट्स को इसमें लिखा गया, बहुत अच्छे ढंग से इस पॉइंट्स को लिखा गया है। तो आप भी इसी तरीका से जब भी यह निबंध पूछे तो आप इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम लोगों ने क्षरण किया है और उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या समस्याएं हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। तो समस्याएं लिखेंगे तभी आज की आवश्यकता होगी उस समस्याओं से बचने के लिए। चलिए यहाँ पर है, प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में देखे जाने वाले गिद्ध, चील और कौवे। अब देखिए पहले क्या था कि अगर कोई जीव की मृत्यु हो जाती थी, चाहे जानवर हो चाहे पशु हो, सॉरी पशु जानवर एक ही हुए, पशु हो चाहे किसी भी प्रकार के जीव जंतु जब मर जाते थे तो उसको खाने के लिए तरह तरह के जो जीव थे, चाहे गिद्ध हो, चील हो, कौवे हो, ये सब वहां पर जा करके उनको खा करके समाप्त कर देते थे। जिससे क्या होता था कि पर्यावरण में जो उससे प्रदूषण फैलता वह नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि गिद्ध, चील, अब कौवों की भी संख्या में आप देखेंगे कि संख्या घटते जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गंदगी जो हम लोग या कोई भी जीव मरता है तो उसको खाने वाले जो जीव हैं वो अब नहीं है या बहुत कम संख्या में है, जिससे कि उससे भी पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा।
तो वही चीज लिखा है, प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध, चील, कौवा की प्रजातियां संकटग्रस्त हो चुकी है, जिससे जानवरों के लाशों के निस्तारण की भी समस्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, उसका निस्तारण नहीं होता। आप देखेंगे कि जहां जानवर, मरे हुए जानवर को फेंका जाता वहीं सर गल के ही एक लंबे समय में वो जाकर के खत्म होता है। जबकि पहले क्या था कि अगर कोई जानवर को छोड़ दिया जाता था, मरे हुए जानवर को, तो 1 से 2 दिन में जीव जंतु मिलकर के खा करके उसको खत्म कर देते थे, जिससे कि उनके लाश का जो है सड़ना गलना या जो विभिन्न जीवों के लिए हानिकारक गैस या जो भी पॉल्यूशन था वो नहीं होता था। अब फूलों के रस को चूसने वाली कीट पतंग भी नहीं होंगे तो परागण की समस्या होगी। अभी देखिए बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारा जो है आपका फसल या पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे हैं, और माना जाता है कि उसके पीछे जो जिम्मेदार कारक है वो है आपका परागण का न होना। और परागण जो है कीट पतंग या आप तितली हो गया या मधुमक्खी हो गया, भौरे हो गए, तो ये सब परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनकी संख्या में गिरावट आई, जिस कारण से परागण जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है, और उस कारण से भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे आप देखेंगे कि नहीं अब हो पाते हैं, जो पहले कभी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे प्राकृतिक रूप से जंगलों में पेड़ नहीं पनपेंगे। वृक्षों की कमी के कारण पहाड़ों में मिट्टी और वृक्ष काटे जाएंगे, वृक्ष की कमी होगी तो पहाड़ों में जो मिट्टी है वो खिसकने की समस्या बढ़ जाएगी, और जिसको भूस्खलन कहते हैं। और जरा सा भी अगर बरसात आया तो वो व्यापक हो जाएगा और विनाश का कारण बन जाएगा, चूंकि डायरेक्ट मिट्टी का कटाव होगा, भूस्खलन होगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ा भयावह विनाश लाएगा वो। कीटनाशकों एवं उर्वरक के प्रयोग से हमने क्या किया, जरूरत से ज्यादा कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ कि जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति में भी कमी आ गई, और उस कारण से जो कीट पतंग जो थे, जो कि कर सकते हैं यहाँ पर परागण का काम करते थे, वो भी खत्म हो गए, जिस कारण से अब वह पेड़ पौधे भी जो है वहां पे नहीं उग पाते हैं। अपने पर्यावरण की अनदेखी करना एवं विकास के लिए अंधी दौर में आगे निकलने की चाहत अब चीन के लिए भारी पड़ रहा है। अब देखिए ये समस्या चीन में भी दिख रही है। पूरी दुनिया में अपने सस्ते सामान बेचने के लिए चीन ने अपने पर्यावरण जो है उसके मानकों का घोर अनदेखी किया, और जिसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि अब उसको देखने को मिल रहा है। चाहे कोरोना वायरस की समस्या क्यों ना हो, तो इस तरह की समस्या आप देखेंगे कि चीन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसने अपने विकास के दौर में पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा, और उसने अंधाधुंध वनों की कटाई की या फिर वहां पे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिस कारण से अभी चीन में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वही दुष्प्रभाव अगर भारत जैसे देश भी अगर इस पे अभी से पहले से नहीं चेतेंगे तो फिर ये समस्या भारत में भी देखने को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की भी समस्या है कि जैसे नदियां हैं तो उसमें औद्योगिक रसायनों को डाला जाता है, जो भी गंदगी है कल कारखाने के वो नदियों में गिराया जाता है, उससे क्या हो जाता है कि जल दूषित हो जाता है। फिर बेतहाशा वनों की कटाई से भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है, भूस्खलन, बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग से प्राकृतिक संतुलन में क्षति पहुंचती है। बहुत सारे जैसे मधुमक्खी है, अनेक कीट की प्रजातियां समाप्त हो गई है और हो भी रही है, जिनका प्राकृतिक रूप से परागण में महत्वपूर्ण योगदान होता था। आज स्थिति इतनी विषम हो चुकी है कि चीन के कुछ भागों में परागण का कार्य अब मानव करते हैं, मानवीय श्रम से किया जाता है परागण का काम, जो कि मुफ्त में भौरे मधुमक्खी कर दिया करते थे। ऐसे फलों के लिए जिनका परागण वायु द्वारा संभव नहीं हो पाता, उन्हें प्राप्त करने के लिए अब चीन में यह पद्धति अपनानी पड़ रही है कि लोग अब परागण कर रहे हैं। जो काम पहले फ्री में मधुमक्खी कीट कर लेते थे, अब वह काम जो है मनुष्य को खुद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। फूलों से पराग एकत्र करके एक एक पुष्प को कृत्रिम परागण करना पड़ रहा है। एक कृषि मजदूर एक दिन में जहां अधिकतम 1 या 2 वृक्षों के पुष्पों में परागण की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं एवं इसके लिए मजदूरी पा रहे, वही प्राकृतिक रूप से यह कार्य एक मधुमक्खी मुफ्त में एक दिन में अनेक वृक्षों को परागण कर देती थी।
तो जितने भी जीव जगत हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हों, सभी मानव को मदद पहुंचाते हैं भी। ठीक है, तो सभी जीव, चाहे कीट पतंग हो, मधुमक्खी हो, सबका कहीं न कहीं पर्यावरण के संतुलन में योगदान रहता है। इन स्थिति में हमें सबक लेते हुए पर्यावरण और प्राकृतिक व्यवस्था में छेड़छाड़ से बचना चाहिए। यह सोच कि अपने बुद्धिमत्ता के बल पर मानव अनेक समस्या, अब देखिए मानव सोचते हैं कि हम अपने बुद्धिमत्ता की क्षमता पे किसी भी समस्या का हल निकाल लें। हाँ, वास्तव में मानव निकाल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उस जो हमें सहजता से जो सुरक्षा मिल रहा था, जो सहजता से आपको मिल रहा था, जैसे अभी वाटर, पानी हो, ऑक्सीजन हो, वो सब सहजता से आपको मिल रहा है, और फिर आगे चल करके अगर आप उसको बना करके मार्केट में खरीदेंगे तो आप सोचिए कितना एक श्रम लगेगा। और उसको अभी अगर आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़े डेली, तो आप सोच सकते हैं कि आपके इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको ऑक्सीजन खरीदने में देना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, मानव जरूर ऑक्सीजन बना सकता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा भी सकता है अपने घर में, लेकिन फिर आगे आने वाली समस्या बहुत सारा और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए पर्यावरण का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। देखिए वही चीज यहाँ लिखा है, अपने बुद्धिमत्ता के बल पर मानव अनेक समस्याओं को हल निकालने में सक्षम है, हमें सुरक्षा का एहसास दे सकता है, परंतु इस बात पर भी विचार करना होगा कि प्रकृति द्वारा जो हमें कुछ भी सहजता से उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए कृत्रिम तकनीक का इस्तेमाल एवं धन खर्च करना कितना सही होगा। अगर हम मान के चलिए आज के डेट में वाटर रिसोर्स का यूज कर रहे हैं और उसको महंगे कीमत पे खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें पूंजी निवेश करना पड़ रहा है और एक बहुत बड़ा श्रम जा रहा है। वही अगर हमारा वाटर रिसोर्स अगर प्योर वाटर रहता तो हम लोग फ्री में, मुफ्त में उसका यूज करते और उसके बदले में हमें पे नहीं करना होता। तो कहीं ना कहीं मानव ने वाटर की भी समस्या दूर तो की, लेकिन उसके बदले में क्या है कि उस पर ज्यादा धन खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो फल हमें प्रकृति द्वारा सहज उपलब्ध हो सकते थे, उसके लिए कृत्रिम परागण की स्थिति आने देना अत्यंत श्रम साध्य नहीं है। क्या अत्यंत श्रम साध्य नहीं है? ये बोल रहा है कि अगर आप जो फ्री में अवेलेबल था, फ्री में जो हमें कृत्रिम परागण हुआ करता था और उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, तो क्या यह जो है अत्यंत श्रम साध्य नहीं है? जरूरत से ज्यादा हमें जो है श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो वही चीज है, जब अगर हम पर्यावरण को बचा के नहीं रखेंगे, जैव विविधता को बना के नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में और भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी। अभी जंगलों, बगीचों में हमें मुफ्त में जो प्रकृति प्रदत्त फल मिल रहे हैं, प्रकृति में छेड़छाड़ के कारण परागण न होने से हमें भविष्य में नहीं मिलेंगे। हो सकता है भविष्य में नदियां, तालाब और जल स्रोत दिखे, लेकिन नदियों आदि का जल बिना ट्रीटमेंट के किसी काम का ना हो, यानी सिंचाई तक भी आप ट्रीटेड जल का प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी समय आएगा कि आप सिंचाई भी उस जल से नहीं कर पाएंगे। जल के अत्यंत प्रदूषित होने के कारण जलीय जीव भी समाप्त हो जाएंगे, जिससे प्राकृतिक रूप से प्रदूषण निवारण संभव नहीं हो पाएगा। देखिए जलीय जीव भी क्या होता है कि पानी में रहते हैं, तो वो जल के गंदगी को साफ करते हैं, खाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो वहां पे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण खत्म होता है वहां से। लेकिन अगर जलीय जीव नहीं होंगे तो फिर वह जलीय प्रदूषण बढ़ता रहेगा। अभी हमारे पास विशाल समुद्र है जिनमें जलीय जीवों के अनेकानेक प्रजातियां हैं, जो प्रदूषकों को निस्तारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन दिनों की कल्पना कीजिए जब समुद्र में भी प्रदूषण की पराकाष्ठा पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा। यानी जब समुद्र की भी जल प्रदूषित हो जाएगी और वहां जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे, तब क्या होगा, यह कल्पना करने की आवश्यकता है। वर्तमान में मनुष्य के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। पृथ्वी के कवच ओजोन गैस का जो लेयर है, उसमें भी आप देखेंगे कि छिद्र बढ़ते जा रहा है, होल बढ़ते जा रहा है, जो कि आने वाले समय में जो भी जीव जगत है पृथ्वी पर उसको प्रभावित करेगा। पृथ्वी के कवच ओजोन गैस से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार हो रहे हैं।
तो सभी हो रहा है, जो मानव जिस प्रकार से उपभोक्ता कर रहा है, जैसे एरोसेल का ज्यादा प्रयोग करने से ओजोन के जो कह सकते हैं कि लेयर है उसमें होल हो रहा है। प्रकृति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है और उसका अनमोल धरोहर है, किंतु दुर्भाग्य से मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा कि प्रकृति की कीमत पर प्राप्त प्रत्येक वस्तु के लिए उसे अंत में पछताना पड़ेगा। मनुष्य द्वारा प्रकृति के विनाश के आंकड़ों को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा 1950 तक लगभग आधे प्राकृतिक वन साफ किए जा चुके थे। 1950 तक ही पूरा आधा वन क्या कर लिया गया, निपटा दिया गया। विगत 1990 से 2000 के दशक में ही पृथ्वी से लगभग 940 लाख हेक्टेयर हरे भरे वृक्ष काटे गए। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे जीव जंतुओं की कुल प्रजातियों में से 11,000 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है, यानी समाप्त हो गई या होने पर है, जिसमें 800 प्रजातियां तो बिल्कुल विलुप्त हो ही गई है। विकासशील देशों में प्रत्येक वर्ष 50 से 60 लाख मनुष्य प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु के कारण बीमारियों से कालकलवित हो रहे हैं। एशियन ब्राउन हेज समुद्रों में तेल के टैंकरों का रिसाव, उत्तरी ध्रुव में बर्फ के चट्टानों की मोटाई का कम होना, हिमालय के ग्लेशियरों के पीछे सरकना, उत्तरी अमेरिका में ठंड के दिनों में औसत तापमान में वृद्धि। अब तो ऐसा है कि जो भी यूरोपियन कंट्री जो कि ठंड से कह सकते हैं प्रभावित रहता था, वहां भी अब इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि वहां का भी मौसम उष्ण हो चुका है। ठीक है, तापमान में बहुत ज्यादा वहां भी वृद्धि देखने को मिली है। आदि सभी संकेतक इस ओर पुरजोर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कुछ गड़बड़ अवश्य है। प्राकृतिक स्थलों का पर्यावरण की दृष्टि से अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। ऐसे स्थलों में प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे ज्ञात अज्ञात स्तर पर गंभीर विस्थापन एवं एक गंभीर खामोशी के साथ मानव मात्र को अंतिम चेतावनी देते प्रतीत होते हैं कि यदि अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जगत है, वो मानव को चेतावनी दे रहे हैं, अगर अब भी नहीं चेता गया तो आगे बहुत देर हो चुकी होगी और मानव सभ्यता जो है समापन की ओर बढ़ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ, ध्रुव का बर्फ पिघलेगा, समुद्र का लेयर बढ़ेगा। जब समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो आसपास के शहर डूब जाएंगे पानी में, जल में, और धीरे धीरे पूरा पृथ्वी भी डूब सकता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे भी जीव जगत की समाप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, इस चेतावनी के पश्चात भी यदि मनुष्य न चेता तो वैश्विक तापन के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, अधिकांश समुद्र तट से बसे मुंबई एवं लंदन जैसे शहर जलमग्न हो जाएंगे, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, ओजोन परत क्षय हो जाएगा। इन सब का खामियाजा मनुष्य सहित संपूर्ण सजीव जगत को भरना होगा। संभव है कि एक दिन पृथ्वी से जीवन ही लुप्त हो जाएगी। यदि जीवन विलुप्त नहीं भी हुआ तो इतना दयनीय अवश्य हो जाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे यह प्रश्न करेगी कि आपने जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी और हमारी हरी भरी वसुंधरा की अनमोल धरोहर को क्यों नष्ट किया। ठीक है, तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें पर्यावरण को बचाना होगा। रेड डाटा बुक में दर्ज संरक्षित प्रजातियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो रेड डाटा बुक है जिसमें जो जीव समाप्त हो रहे हैं तो उनके लिए डाटा लिखा जाता है, कौन कौन से जीव समाप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या कम है, उसी को रेड डाटा बुक कहा जाता है। उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और जीव विविधता के संरक्षण हेतु बचे हुए सबूतों को खोज खोज कर प्रयोगशालाओं में, शीत ग्रहों में संरक्षित किया जा रहा है। एक और ये भी जहां ये प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कटु सत्य है कि विश्व में आर्थिक विकास और समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की आंधी दौर अभी भी जारी है। हर एक देश विकसित होना चाह रहा है और उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन का प्रयोग कर रहा है, पॉल्यूशन जो है फैला रहा है। और देखिए, कोई भी देश विकसित तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा पेट्रोलियम खनिज संसाधन का उपयोग करता है
और उस दरमियान वह जो है पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। ठीक है। प्राकृतिक वनों का विनाश, कंक्रीट जंगलों का निर्माण, दिन रात विषैले धुआं छोड़ने वाले उद्योगों का निर्माण आदि इसी के परिणाम स्वरूप जारी है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को मनुष्य की दिनचर्या का अंग बनाने हेतु आवश्यक है कि इस संदर्भ में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम बनाया जाए और अंगीकार किया जाए। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, लोगों को, जनता को इससे अवेयर करना है कि प्रकृति जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनको दूषित ना किया जाए और जंगलों या विषैले धुएं जो उद्योग से निकलते हैं उसमें जो है कमी की जाए। ठीक है। भारत सहित विश्व के समस्त पर्यावरणविदों द्वारा एकजुट होकर यह प्रयास करना चाहिए कि प्रदूषण के स्तर में संतुलन बना रहे और विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्रीन पीस, WWF आदि के को इस संदर्भ में एक और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे आपका COP26 हुआ, COP27 होता है। ठीक है, तो ये सब में भी इस मुद्दे को उठाया जाता है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव के दीर्घजीवी होने का गारंटी है। आप जितना प्रकृति को संरक्षित करेंगे उतना ही आप दीर्घजीवी होंगे, उतना ही आप इस धरातल पे लंबा जीवन को प्राप्त करेंगे। अतः प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिक लक्ष्य बनाना चाहिए और विकास ही दीर्घावधि तक बना रह सकता है। यह सत्य है कि पर्यावरण संरक्षण आज एक उभरती हुई ज्वलंत समस्या है, किंतु इसमें संभावनाएं भी अनंत हैं। मनुष्य प्रकृति की ओर अधिक निकट आ रहा है, साथ ही समस्त वर्जनाएं और भ्रम भी टूट रहे हैं जो कभी विज्ञान के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य जाने अनजाने प्रकृति के लिए विनाशकारी सिद्ध हो चुकी गतिविधियों एवं ईमानदारी पूर्वक परित्याग करे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निबंध को पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता है, तो उसमें बहुत सारी जो समस्याएं हो रही है पर्यावरण में और प्रकृति का जो क्षरण हो रहा है, प्रकृति जो विनाश की ओर जा रही है, और प्रकृति नहीं वरन मानव जो सजीव जगत है वो विनाश की ओर जा रहा है, वो कैसे बचेगा उसके कुछ उपाय जो हैं वो भी आप वहां पे सुझाएंगे। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण से रिलेटेड निबंध लिख सकते हैं और यह टॉपिक था पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण आज की आवश्यकता। अगर अभी हम लोग नहीं इसको सीरियस से लेंगे तो क्या होगा कि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण रहने लायक नहीं होगा और मानव जाति जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप निबंध को बेहतरीन लिख सकते हैं और मुझे लगता है कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई जरूर मुद्दा आपको दिया जा सकता है। ऐसे आपके पास 12 प्रश्न रहेंगे, उसमें 3 ही बनाने होंगे, आपके पास ऑप्शंस बहुत होगा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस बेहतरीन होगा जिसमें आप बेहतर लिख पाएंगे वो ऑप्शन आप चूज करें, क्योंकि 12 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 4-4 प्रश्न हर एक सेक्शन के। एक बिहार स्पेशल का 4 प्रश्न रहेगा, स्पेसिफिक निबंध बिहार स्पेसिफिक। दूसरा मुहावरा या कोई भी आपका कह सकते हैं कि नैतिक उपदेश के आधारित कोई किन्हीं का कथन से रिलेटेड यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और पहला समसामयिक मुद्दा में आप पर्यावरण को ले लीजिए, प्रकृति संरक्षण को ले सकते हैं, आप पॉल्यूशन जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब भी पढ़ सकते हैं। और जैसे अभी मीडिया की भूमिका है लोकतंत्र में, ये सब आप देख सकते हैं जो कि समसामयिक मुद्दा में बना हुआ है, तो वो सब पे आप विशेष नजर रखिए। और खास करके जो आप पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण या जो भी पढ़ते हैं या प्रभात खबर हो, तो उसका जो है आप एडिटोरियल जो पेज होता है, तो एडिटोरियल पेज जरूर पढ़िए, संपादकीय पेज, वहां पे तरह तरह के निबंध जो है लिखे जाते हैं और वह करंट मुद्दा से रिलेटेड होता है। तो आप जरूर उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और जब समझिएगा तभी आप वहां लिख पाइएगा। और यह आप रटंत विद्या के माध्यम से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पास कर सकते हैं, प्री पास कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको व्यापक समझ विकसित करने की आवश्यकता होगी।
और किस प्रकार से लिखेंगे, किन किन तथ्यों को लिखेंगे, तो ये सब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। और अगर आपको मौका मिला है तो आप उसमें पूरा डेडिकेटेड होकर के पूरा 110% दीजिए, 100 नहीं 110% दीजिए, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दीजिए और एक बार में आप सफल अधिकारी बन जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड करें और फिर वहां से कोर्स को बाय कर लें। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आपको GS1, GS2, निबंध, ऐसे और टेस्ट सीरीज सारा कुछ उसी में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो आप जरूर से जरूर जुड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।